Assalamu alaikum. This is Dr. Maryam Babar, lecturer at Lahore College for Women University, Lahore, Pakistan. Today we will study different goals of psychology. As we all know that each field of study has some specific goals and objectives to work on and achieve, some set of purposes and goals. So is the case with psychology also. What kind of goal psychology has to achieve? So, without any ambiguity in mind, owing to its definition, we can surely say that these must be related to our behavior. So, psychology basically has to achieve four goals that are to describe behavior, explain behavior, predict behavior, and control behavior. First, we will consider two examples, then discuss these objectives in detail. So let's take an example from clinical setting. When there is a person with some maladjusted behavior approaches a psychologist, the psychologist will deal the situation and issue faced by the client, explains these four goals or these four steps. The very first one is to investigate what actually happened or happening. That points to towards the first goal, that is description or describing behavior. All we know that basic purpose of psychology is to change and influence our behavior, to bring about positive and constructive changes and replace the negative behavior with the constructive and meaningful behavior. So in this scenario, when a person comes to a psychologist, so जब कोई भी client किसी psychologist के पास आता है अपनी किसी maladjusted malfunction behavior को लेके, तो पहला क्वेश्चन होता है कि क्या हुआ, मतलब ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या रीज़न्स है या ऐसा क्या बिहेवियर है जो आपको लगता है कि ये इशू है आपकी लाइफ में. ठीक है, तो बेसिक स्टेप ही ये है कि आपने उस बिहेवियर को डिस्क्राइब करना है कि इशू क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक इशू, व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम. ऐसा क्या आपकी एडजस्टमेंट में आपकी लाइफ में चेंज आया है, ठीक है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली दिस इन्वेस्टिगेट व्हाट हैपेंड और इज़ हैपनिंग इन समवंस लाइफ. उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, दैट इज़ टू एक्सप्लेन समवंस बिहेवियर दैट डील्स विद द वाई क्वेश्चन. पहले आपको पता चल गया जी इशू है और इशू क्या है, आपने उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया, हमने उसको समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है. ठीक, फ़र्ज़ करें एक शख्स कहता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है आजकल, मुझे बात बात पे गुस्सा आ जाता है. तो बेसिक क्या है इशू, उसने क्या डिस्क्राइब किया है, क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आए कि हर बात पे बार बार गुस्सा आ रहा है. ठीक है, ये बेसिक कंप्लेंट हो गई. अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, द सेकंड स्टेप इज़ कि आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि वाई, व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स बिहाइंड दिस रिपीटेड एंगर. ऐसी कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं आपके एनवायरनमेंट में, आपकी लाइफ में, जो इस चीज़ का बायस बन रही हैं, जो बार बार उस इंसान की, उस क्लाइंट की एंगर को ट्रिगर कर देती हैं और बार बार उसको गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा आता है. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को, उन रीज़न्स को, उन रूट कॉजेज़ को रूल आउट करना, फाइंड करना, ये एक्सप्लेन करेगा कि क्या उसको और इसमें हेल्प आउट करेगा उसकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में. फिर थर्ड स्टेप आ जाता है प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर. मतलब आपने पहले डिस्क्राइब कर दिया कि आपका एक इशू है कि आपको बार बार गुस्सा आ रहा है. हो सकता है कि क्लाइंट को खुद इतना समझ में ना हो कि वो बार बार गुस्सा करे, लेकिन घर वाले या फैमिली के लोग जो हैं वो इस चीज़ को रिपोर्ट करें कि ये बहुत जल्दी और बार बार गुस्से में आ जाते हैं और बहुत सख्त गुस्सा इनको आ रहा है. ठीक है, तो फिर डिस्क्राइब हो गया, एक इशू सामने आ गया कि व्हाट हैपेंड. दूसरा था कि वाई दिस इज़ हैपनिंग,
ठीक है। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट किया कैसे कौन सी चीज़ें हो रही हैं, या कोई रिसेंटली लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई हादसा हुआ है, कोई सानेहा हुआ है, कोई ऐसा लॉस हुआ है जिसकी वजह से ये सारा जो इशू है ये ट्रिगर हो गया, और ऐसी कौन कौन सी रीज़न्स हैं जिस पे बार बार गुस्सा आता है, ठीक है, ताकि इसका रूट कॉज जो है उसको फाइंड किया जा सके। तो जब ये 2 स्टेप हो जाते हैं तो फिर तीसरा आता है प्रिडिक्शन का। ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं इन फ्यूचर जो आपके गुस्से को, जो आपके क्लाइंट के गुस्से को या उनकी एंगर को दोबारा से ट्रिगर करे, या पहले की निस्बत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में या इंटेंसिटी में ट्रिगर कर सकती हैं। फिर वो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, उन चीज़ों को लोकेट करना होता है कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं, ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं, कौन से वाक़यात हो सकते हैं, कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं उस बंदे के इर्द गिर्द जो उस चीज़ जो उसके एंगर को ज़्यादा ट्रिगर कर सकती हैं इन फ्यूचर भी, ठीक है। कुछ चीज़ें तो हमारे सामने आ गई कि ये बात हुई तो उस पर गुस्सा आया, ये बात हुई तो गुस्सा आया, ये हुई तो गुस्सा आया। अब उन चीज़ों को आपस में मिला के, या उनका कोई जो भी रिलेशन बनता है एंगर के साथ, या जो भी उसकी कॉज इफ़ेक्ट हो सकता है, वो साइकोलॉजिस्ट का काम है, उसने उसको रूल आउट कर लिया। फिर थर्ड स्टेप ये है कि फ़र्दर और ऐसा क्या हो सकता है जो इस चीज़ को ट्रिगर करेगा, इस सिचुएशन को ट्रिगर करेगा। तो फिर वो है बेसिकली प्रिडिक्शन से रिलेटेड, दैट व्हाट वुड मेक दिस हैपन अगेन, ठीक है। ये होती है फिर प्रिडिक्शन। अब जो लास्ट है बेसिकली वो है कि आपने उस बिहेवियर को चेंज करना है, आपने गुस्से को कंट्रोल करना है और उसको एक अच्छे और फ्रेंडली मूड के साथ और बिहेवियर के साथ रिप्लेस करना है। सो व्हाट कैन डू नेक्स्ट टाइम टू रीच at more positive outcome is the fourth and the last goal of psychology and for a psychologist. तो इसके लिए क्या है, फिर ये देखा जाता है कि ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाएं, ऐसी कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई की जाएं, ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं, स्टिमुलस हैं हमारे एनवायरनमेंट में जिनको रिमूव किया जाए, जिनको कंट्रोल किया जाए, और क्लाइंट की जो एंगर है उसको मैनेज किया जाए। और आहिस्ता आहिस्ता होता है, पहले एकदम सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, पहले उसकी एंगर की इंटेंसिटी को, उसकी फ्रीक्वेंसी को फोकस किया जाता है कि उसको कम कैसे किया जाए, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको पॉजिटिव चीज़ों के साथ रिप्लेस किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा आता है, एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, तो आप पानी पी लें। आपको गुस्सा आया है तो आप बैठ जाएं, आप उस जगह को छोड़ दो, सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। तो ये चीज़ें भी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो रखती हैं, हमारी एंगर मैनेजमेंट में हेल्प आउट करती हैं। सो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जब रूल आउट हो जाती हैं सारी बेसिस और कॉजेज़, तो उसको फिर देखना होता है कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको फॉलो करके एंगर को कंट्रोल किया जा सकता है, और फिर कैसे उसको रिप्लेस किया जाएगा पॉजिटिव बिहेवियर के साथ, कि एंगर ना हो बल्कि उसकी जगह एक रिलैक्स और एक कामनेस जो है वो क्लाइंट के अंदर आ जाए, और वो चीज़ों को और अपने जो एंगर के ट्रिगर्स हैं करंटली उनको भी बहुत रिलैक्स मूड में फेस कर सकें। सो नाउ सेकंड एग्जांपल इज़ रिलेटेड टू आवर रूटीन लाइफ। सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ क्लिनिकल सेटिंग में ही साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ किया जाता है, बल्कि डेली रूटीन लाइफ में हम अपनी जो काम कर रहे होते हैं, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हम उसमें भी ये काम करते हैं। पेरेंट्स ऐसे हमें चीज़ें डिफरेंट समझाते हैं, या हम अपने छोटे बहन भाइयों के साथ डीलिंग करते हैं, ये पीयर रिलेशनशिप्स में भी ऐसे होता है, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में भी ये होता है। तो ये सारा जो साइकोलॉजी का यूटिलाइजेशन है या उसका बेसिक गोल्स है, जो पॉजिटिव चीज़ को अपने अंदर लेके आना है और नेगेटिव बिहेवियर को ख़त्म करना है, उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव वन के साथ, तो ये हम अपनी रूटीन लाइफ में सब कर रहे होते हैं। क्लिनिकल सेटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसका बेसिक मकसद ये है कि वहाँ पे एक ज़्यादा इंटेंस किस्म का इशू जब आ जाता है हमारी लाइफ में, जब हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मल रूटीन से हट के कुछ है, ठीक है,
तो वो कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। तो फिर उसको डील करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, ऐसे इंसान को वापस नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए, उसके सारे मैल एडजस्टेड बिहेवियर्स को रिप्लेस करने के लिए पॉजिटिव वन के साथ और नॉर्मल बिहेवियर के साथ बहुत एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए फिर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के थ्रू डील करते हैं पेशेंट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, और फिर उनको वापस ज़िंदगी की तरफ दोबारा लेकर आते हैं। जब हम बात करें डेली रूटीन लाइफ की एग्जांपल में, तो उसमें हम देखते हैं कि जब हम बच्चों के साथ भी डील करते हैं तो हम इसी तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हम बच्चों से पूछते हैं बेसिकली कि आप किसी और से कर पूछते हैं कि उसने ये क्या किया है या क्या हुआ था। तो हम उस सिचुएशन को, उस इवेंट को पूछ रहे होते हैं कि वो ऐसा क्या हुआ था, क्या एक्टिविटी हुई थी, क्या काम हुआ था, किसी ने क्या किया था। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली द डिस्क्राइबिंग समवंस बिहेवियर। उसके बाद फिर हम ये पूछते हैं अच्छा ये हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। मतलब हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो किसी के साथ लड़ रहा था। अच्छा, ये तो हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, एक बिहेवियर सामने आ गया, जी ऐसा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। अब लड़ाई क्यों हो रही थी, व्हाट आर द फैक्टर्स वर्किंग बिहाइंड दैट फाइट, दैट इज़ नोन एज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट बिहेवियर। मीनिंग उस फाइट की जो रीज़न्स हैं वो क्या थी, वो एक्सप्लेन करता है उस चीज़ को। फिर थर्ड वन आ जाता है प्रिडिक्शन। कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन में हम सोचते हैं कि अगर आप दो फ्रेंड्स की कोई बात हो रही है, क्लास में दो लोगों की कोई बात हो रही है जो थोड़ी सी हार्श हो गई है, उसमें हमें पहले तो डिस्क्रिप्शन होगी कि जी एक हार्श टॉक सी हुई है, कुछ फाइट लाइक कुछ हुआ है। अब क्यों हुआ है वो दूसरी उसकी है एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड आ जाती है। अब थर्ड वन हम सोचते हैं कि अब प्रिडिक्शन क्या होगी। अगर वो, जैसे हम कहते हैं कि अगर एक ने मिसबिहेव किया था और अगर दूसरा चुप कर जाता आगे से, तो ये बात इतनी ज़्यादा ना बढ़ती। यूजुअली हम अपनी रूटीन लाइफ में यही सुनते हैं और बड़े हमें यही समझाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर कोई आपके साथ किसी वक्त मिसबिहेव कर रहा है तो अगर आप चुप कर जाएंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं हो जाता आपका। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर हम उस सिचुएशन को कन्फ्रंट करें, उस सिचुएशन में पेशेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ डील करें, तो क्या है, एक कोई बहुत बड़ा हंगामा होने से बच सकता है, एक लड़ाई होने से बच सकती है, आपस के रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़राब होने से बच सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली द प्रिडिक्शन कि अगर आप नेगेटिवली बिहेव करते हैं तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और अगर आप पॉजिटिवली उस चीज़ को डील करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो अगर तो हम ये सोच के कर लेते हैं तो फिर सिचुएशन जो है हमारे कंट्रोल में हो सकती है, और अगर हम बगैर सोचे समझे ये काम करते हैं तो फिर जो है सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं रहती। फिर फोर्थ वन जो है कि हमने देख लिया एक फ़ाइट हुई, क्यों हुई, उसकी प्रिडिक्शन भी हमने चेक कर ली कि आगे भी है, अगर ऐसी कोई बात हुई तो ये दोबारा भी इसी तरह से मिसबिहेव होगा और दोबारा से यही, बल्कि इससे इंटेंसिटी मज़ीद भी बढ़ सकती है इस सारे सिनेरियो में। तो दोबारा फिर हम कहते हैं कि अब हम इसको चेंज क्या करें, व्हाट कैन वी डू टू गेट देम टू स्टॉप डूइंग दैट। हमें ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, जो हमें लेने चाहिए, जिसकी वजह से ये दोबारा सीन दोबारा क्रिएट मत हो। ठीक है, जो उस वक़्त सब हुआ, जो मिसहैप हुआ, एक नेगेटिव सा इवेंट हमारे एनवायरनमेंट में हुआ है, ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि दोबारा से वो ना हो। तो उसके लिए अगर तो आपकी क्लास में हुआ है तो आप टीचर को बता सकते हैं, टीचर पनिशमेंट करें, हम हेड को रिपोर्ट कर सकते हैं। सम सिचुएशंस आर देयर जिसमें स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। ठीक है, या इसी तरह से घर से पेरेंट्स को बुला लिया जाता है। तो ये डिफरेंट तरीके आप कह सकते हैं कि कंट्रोल करने के, जिसकी वजह से बच्चे कई दफ़ा डर के भी रहते हैं या वो पहले इस चीज़ को सोच लेते हैं, जो प्रिडिक्शन की मैंने बात की कि इसका कंसिक्वेंस क्या होगा। अगर मैंने फ़ाइट बैक की तो एक लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी और फिर हो सकता है मेरे पेरेंट्स को घर से बुला लिया जाए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सोच के और उसके कंसिक्वेंसेस सोच के हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कई दफ़ा कर लेते कि नहीं, मैंने ऐसे बिहेव नहीं करना, ताकि जो बहुत नेगेटिव कंसिक्वेंसेस इसके आ सकते हैं
वो थोड़े कंट्रोल रहे। तो दीज आर बेसिकली द 4 स्टेप्स जो हमने 2 एग्जाम्पल्स के साथ देखे हैं, समझे हैं। अब इसकी थोड़ी सी और डिटेल भी हम देख लेते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट गोल, दैट इज़ डिस्क्राइबिंग समवन्स बिहेवियर। इसमें बेसिकली ये है कि ह्यूमंस या एनिमल्स के जो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं, उसके पीछे एक्चुअल फिनोमिनन क्या है, ठीक है। व्हाट थिंग्स कंपेल देम टू बिहेव और शो अ स्पेसिफिक बिहेवियर इन सर्टन सिचुएशंस। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, बिहेवियर क्या है किसी बंदे का, किसी इंसान का या एनिमल का, उसको जो डिस्क्राइब करना है, उसमें किस डिस्क्रिप्शन में साइकोलॉजिस्ट का काम जो है वो नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के दरमियान एक डिस्टिंक्शन को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। कौन सा बिहेवियर जो है एक किस हद तक वो नॉर्मेलिटी के अंदर फॉल कर रहा है, और ऐसी कौन सी लिमिट है जब वो उसने उस लिमिट को क्रॉस किया तो फिर वो एबनॉर्मल बिहेवियर में काउंट होगा। इस सब की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट को ह्यूमंस के थॉट्स और बिहेवियर को ज़्यादा अच्छी तौर पे समझने में बहुत हेल्प मिलती है। फिर अब बिहेवियर को आपने डिस्क्राइब कैसे करना है, उसको समझना कैसे है, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स भी हैं, डिफरेंट रिसर्च मेथड्स भी हैं, जिसको आप कह लें अगर आपने यूजुअली पब्लिक ओपिनियंस या पब्लिक का बिहेवियर मेजर करना है, उनका ओपिनियन लेना है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उसमें कुछ सर्वे मेथड्स भी होते हैं, केस हिस्ट्री भी कर सकते हैं आप, नेचुरलिस्टिक सिचुएशन में सेटिंग्स में ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, जिसको कई फील्ड स्टडी मेथड का नाम भी दिया जाता है, और कई सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं कि लोग खुद भी आपको अपने मुतालिक जो है, जितना ऑब्जेक्टिव मेथड होगा उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज और उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट डिटेल्स जो हैं किसी पर्सन से रिलेटेड हमें मिल सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रिसर्चर्स ये फाइंड आउट करना चाहते हैं और मार्केट सर्वे वो करना चाहते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो है जब लोग उनका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंज्यूमर बिहेवियर को कोई देखना चाहे कि जब लोग शॉपिंग के लिए आते हैं किसी स्पेसिफ़िक मॉल में या किसी स्पेसिफ़िक आउटलेट पे, तो वो किस किस्म का बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, तो उसके लिए जो है वो सर्वे भी किया जा सकता है, उसके लिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से इंफॉर्मेशन जो है उसको इकट्ठा किया जा सकता है। अब इसमें हो क्या सकता है, अब अगर आप वो डायरेक्ट ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कुछ लोगों को आप हायर करते हैं कि वो मार्केट प्लेस पे रहें या वहाँ पे ऑब्वियस आजकल तो हर जगह कैमरास जैसे इंस्टॉल्ड होते हैं, तो अगर हम उन चीज़ों से लोगों को हायर करके देखते हैं या कुछ लोग एज सेल्स पर्सन वहाँ पे इन हो के अपनी सर्विसेज दें और डायरेक्ट उनके साथ इंटरेक्ट करके ये चीज़ जानने की कोशिश करें कि बेसिकली कंज्यूमर्स जो हैं उनको किस किस्म की चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड है, कौन सी प्रोडक्ट में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कौन सी प्रोडक्ट या प्राइस रेंज जो है वो उनको अट्रैक्ट करती है। जैसे आप देखें कि सेल लगती है, अप टू वो 50% कहते हैं, फिर भी उसमें काफ़ी भी अमाउंट होती है, लेकिन एक जो सेल का वर्ड है ना वो ठक आके हमारे माइंड्स को हिट करता है, ठीक है, और हम फ़ौरन अलर्ट होते हैं कि जी सेल है, इसका मतलब है हमें वहाँ से कुछ बचत हो रही है, इफ़ वी आर सेविंग समथिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। वो कई दफ़ा उन्होंने 10% लगाई होती है, कई दफ़ा 30% लगाई होती है, कई दफ़ा वो 50% पे भी होता है। अब हर कंज्यूमर जो है उसका एक डिफरेंट माइंडसेट है। कुछ कहते हैं कि जी इट्स ओके, इस साल के जो चीज़ें हैं हम 50% जब एंड सीज़न सेल लगेगी 40-50 हम उस पर लेंगे और हम नेक्स्ट सीज़न वो यूटिलाइज़ कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं। कुछ का माइंडसेट ये है कि नहीं, जब नई चीज़ मार्केट में आई है हमने तो उसको तभी लेना है, तो जब बिल्कुल 5-10% ऑफ भी लगाते हैं तो उस पर जाके ले लेते हैं। तो ये डिफरेंट मेजर करना होता है, ये देखना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है कि किस किस्म का बिहेवियर जो है ना, लोग जब एक आपके पास आते हैं तो वो क्या बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, वो डिमांड क्या ज़्यादा चीज़ करते हैं, किस प्राइस रेंज की चीज़, वो डिफरेंट मेजर करना होता है, ये देखना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है
कि किस किस्म का बिहेवियर जो है ना, लोग जब एक आपके पास आते हैं तो वो क्या बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, वो डिमांड क्या ज़्यादा चीज़ करते हैं, किस प्राइस रेंज की चीज़ वो डिमांड करते हैं। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो हैं वो बेसिकली चाहिए होती हैं। फिर जब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं एक्सप्लेन करने की उनके बिहेवियर को, तो बेसिक फोकस इज़ ऑन वाई पीपल एक्ट द वे दे डू, ठीक है। अब जब हमने फर्स्ट उसमें तो ले लिया कि क्या बेसिकली उनकी डिमांड क्या है कंज्यूमर की, वो क्या परचेज़ कर रहे हैं या क्या परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है। ये तो हमारा होगी डिस्क्रिप्शन, हमने उसको कर लिया, नोट डाउन कर लिया, डाटा ले लिया, डिस्क्राइब कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना, दैट फोकस इज़ ऑन वाई, ठीक है। मतलब वाई कंज्यूमर वांट्स टू परचेज सर्टन आइटम्स, व्हाट फैक्टर्स मोटिवेट देम टू मेक पर्टिकुलर परचेजेस। तो बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड की चीज़ वो लोग क्यों लेना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि समर्स में क्योंकि लॉन स्टफ़ यूज़ होता है, अब हम देखते हैं कि कोई ऐसा यहाँ पे बरसात का जैसा मौसम है, ठीक है, और इसमें बिल्कुल दिल चाहता है लाइट से कपड़े हों, बहुत लाइट से, ताकि गर्मी ना लगे और ये जो बरसात की वजह से एक अजीब सी स्टिंकी सी फीलिंग होती है वो ना हो। तो इसमें बहुत मुलायम सी और नरम सा जो स्टफ़ है ना, यूजुअली यंग गर्ल्स तो नहीं लेकिन बिट एल्डरली, या आप कह लें जो जिन्होंने घर में काम करने हैं, हर वक्त किचन में काम करना है या दूसरे अपने हाउस होल्ड अफेयर्स जो हैं उसको रन करना है, तो उसके लिए दे प्रेफर कि जो बहुत यूज्ड कपड़े होते हैं या जो बहुत नरम से कपड़े होते हैं ना, वो उनको प्रेफर कर रहे होते हैं। तो अब अगर हमें मार्केट में पहले तो पता चला कि भाई वो चाहते हैं कि बहुत नरम सा कपड़ा हो, ठीक है, जिसमें ज़्यादा गर्मी ना लगे, जिसको आपको स्टार्च ना लगानी पड़े, जब इजी टू कैरी भी हो, थोड़ी सी लुक भी अच्छी हो और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल सी हो। तो अब जो वाई फैक्टर्स है ना, उसमें हमें पता चल गया कि ये जो फॉर्मल कलेक्शन है हमारी, ये तो बेसिकली इस्तेमाल हो गई कहीं आने जाने के लिए या वैसे पहनने के लिए, और या आप जॉब पे जा रहे हैं, इन सर्विस हैं तो वहाँ पे। लेकिन जब आपने घर आना है और घर के काम करने हैं, तो आपको ऐसा स्टफ़ चाहिए जो आपको ईज़ पे रखे, बहुत कंफर्टेबल आपको फील करवाए, ठीक है। तो ये बेसिकली आंसर है वाई का, कि वाई पीपल वांट दिस एंड दिस कैटेगरी ऑफ स्टफ़। तो वो हमारे पास फिर वो रेंज आ जाती है, उसके आंसर्स आ जाते हैं कि बाहर आने जाने के लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मल लुक चाहिए होती है, तो उसमें आप स्टार्च वाले कपड़े या इस किस्म के आजकल जो दूसरे मुख्तलिफ़ तरह की आ गए हैं स्टफ़, वो इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन जब आपने घर में काम करना है या बहुत कंफर्टेबल आपको अपना इन्वायरमेंट चाहिए, उस जोन में आपने ईजी होके काम करना है, बहुत कैजुअल रहना चाहते हैं आप, तो फिर उसके लिए आपको बहुत लाइट वेट सा और हल्का फुल्का सा स्टफ़ चाहिए। तो बेसिकली ये आंसर्स हैं उसके जो एक्सप्लेन करते हैं लोगों की परचेजिंग डिमांड्स को। थर्ड स्टेप आ जाता है जी प्रिडिक्शन से रिलेटेड। अब उसमें हमने ये भी देख लिया पहले कि बिहेवियर क्या था, और फिर हमने ये भी देख लिया कि वो क्यों था। थर्ड स्टेप पे हम कहते हैं कि जी और ऐसा क्या होगा कि ये दोबारा बिहेवियर आपके सामने, आपने प्रिडिक्ट करना है कि ऐसा क्या काम करें आप, ऐसे कौन से स्टेप्स आप लें कि एक सर्टन बिहेवियर जो है वो आपके सामने या तो आ जाए, इफ़ दैट इज़ गुड वन, और अगर वो एक नेगेटिव है तो ऐसे क्या स्टेप्स लिए जाएं कि वो नेगेटिव बिहेवियर सामने ना आए बल्कि पॉजिटिव बिहेवियर सामने। जैसे कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जब सेल का लगती है तो हम सब अलर्ट होते हैं, फिर आप कुछ लें या ना लें, एटलीस्ट हम उसको, आजकल तो जैसे सोशल मीडिया का इरा है और हम सब उसको मोबाइल्स पे ही अपने चेक करते रहते हैं कि कहाँ सेल लगी है, क्या सेल लगी है। तो इस चीज़ों के साथ हम इन रहते हैं, तो वहाँ से हमें काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। और जैसे जैसे हम उसको चेक करते हैं, ऑब्वियसली उनके पास एक डाटा सारा गैदर होता जाता है कि इतने लोगों ने उसको विज़िट किया, इतने लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग किया, इतने लोगों ने फ़िज़िकली आके उसको शॉप आउट किया। फिर एक और चीज़ है, अगर तो आप चाहते हैं, आपने सेल तो लगा दी है, ठीक है, कोई ब्रांड उसको कर देते कि हमने 30% ऑन सेल है उनकी प्रोडक्ट्स,
लोग उसको ले भी लेते हैं। इस दफ़ा आपने सेल तो लगा दी लेकिन आपने उसकी क्वालिटी वो नहीं रखी, तो फिर क्या होगा? पहली प्रेडिक्शन तो ये है कि 30% पे आपने ऑफ़ लगाई है तो लोग इसको लेके जाएंगे। आपने उसको 40 की आपने उसको 50 ही कर दिया डायरेक्ट, तो लोग तो बहुत आके लेके जाएंगे। ठीक है, वो तो सेल आउट हो गया, लेकिन इसका कंसीक्वेंस क्या हो सकता है? अगर आपने उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रखी तो फिर नेक्स्ट टाइम दे वोंट शॉप फ्रॉम योर ब्रांड। ठीक, और अगर आप क्वालिटी भी मेंटेन रखते हैं और उसको ऑफ भी ज़्यादा करते हैं तो फिर क्या है कि नेक्स्ट टाइम भी दे विल कम टू यू और आपसे से ज़्यादा शॉपिंग जो है उसको करेंगे। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल जो है, आप एक लिव्ड एग्ज़ाम्पल या एक्सपीरियंस समझ लें। ये साया का ब्रांड जब आया है रिसेंटली, आई अराउंड 3-4 years बैक to 3 years बैक, तो इन्होंने जब ऑफ़ लगाया तो 1200 का भी 2 पीस था और 1500 में भी था। सो व्हाट बेसिकली दे डिड, so with this step basically they anticipated and predicted a certain behavior of consumers कि वो सेल लगाएंगे। एक न्यू ब्रांड है, 1000, 1100, 1200, 1300 में वो 2 पीस 3 पीस 1500 तक में अगर वो सेल आउट कर रहे हैं तो लोग उनके पास आएंगे। और पकड़ के देखने में, अगर जो उन्होंने लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन देखने में उनके कलर्स, उनके डिज़ाइंस और स्टफ़ को अगर पकड़ के देखें तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। सो अब उन्होंने किया क्या, 2 बेसिकली इस चीज़ के साथ पर्पसेस जो थे वो अचीव किए गए। एक तो सेल के साथ फर्स्ट प्रेडिक्शन जो थी वो ये थी कि सेल लगेगी और इस रेंज में अगर वो सेल आउट कर रहे हैं, सेल प्राइस ये रख रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट में, तो क्या है, लोग उनके पास आएंगे और क्वालिटी उसके साथ बहुत अच्छी दे रहे थे। तो लोग गए, उन्होंने शॉप आउट किया, उन्होंने काफ़ी परचेजिंग की वहाँ से। अब इसके साथ साथ जब उन्होंने प्रीवियसली जो 3 गोल्स को पूरा किया, उसके साथ साथ उन्होंने कंट्रोल भी कर लिया उनके अपकमिंग और या फ्यूचर बिहेवियर को। वो कैसे कि पहले कि उनका न्यू ब्रांड है, उस पर उन्होंने सेल लगाई एक लो प्राइस में, एक इकोनॉमिकल प्राइस में। वो लोगों को उनकी डिमांड के मुताबिक एक अच्छा स्टफ़, अच्छे कलर्स, डिज़ाइंस, वो सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, उसके साथ क्या कर रहे हैं, वो अपनी बेस बना रहे हैं। उन्होंने लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल भी किया। अब नेक्स्ट ईयर वही ब्रांड उसी तरह से अच्छी क्वालिटी के साथ जब कुछ ज़्यादा अमाउंट डिमांड करेगा, एक प्राइस को थोड़ा सा अपग्रेड करेगा, तो लोग फिर भी, क्योंकि उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनके कपड़ों से अगर कलर फेंट नहीं हुए, उसकी लेंथ अच्छी थी, उसका स्टफ़ अच्छा था, बहुत सॉफ्ट भी था, हर तरह से मतलब अच्छी क्वालिटी थी, जो एक यूजुअली एक कॉमन मैन की डिमांड है, वो अगर सारी की सारी पूरी हो तो नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा सा ज़्यादा भी पे करके उनसे वो चीज़ को परचेज़ करेगा। सो दे डिड इट। ठीक है, उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया वो भी अचीव किया और उस प्रिडिक्शन की बेसिस के साथ साथ उन्होंने लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल भी किया कि नेक्स्ट टाइम एक ऐसी उन्होंने चीज़ लॉन्च की, ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ऐसे उस चीज़ को एडवर्टाइज़ किया कि उन्होंने अपने कस्टमर्स बना लिए। ठीक है, और मार्केट में एक अपनी अच्छी जगह बना ली। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ फॉलोइंग some basic steps of psychology we achieve our goals related to person's behavior in our environment. अगर एक और बहुत सिंपल सी आपको एग्ज़ाम्पल दूँ और जब आपको शायद ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए, अगर यही लेक्चर आपको सारे का सारा इंग्लिश में हो और यही सारी स्लाइड्स जो है नोट्स के तौर पे मतलब रीड आउट होता रहे या इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन हो बिल्कुल, तो फिर क्या है, यूजुअली हमारी पॉपुलेशन जो है वो उस लेवल पे नहीं अंडरस्टैंड कर पाती, क्योंकि इस हर किस्म के बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और ज़्यादा परसेंटेज जो है
वो उन बैकग्राउंड से है जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल से या गवर्नमेंट कॉलेजेस से आते हैं बच्चे, और जहाँ पे ऐसी फैमिलीज़ हैं जो ज़्यादा मीडियोकर्स हैं और इंग्लिश जो है स्पोकन इंग्लिश जहाँ पे इतनी ज़्यादा इन नहीं है। सो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उस तरह से रीडिंग हो जाती है समहाउ, कुछ कुछ समझ भी आ जाती है। बट इफ़ यू वांट टू सेव योर टाइम, इफ़ यू वांट टू गेट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग, तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि यह अगर हमारी ही ज़ुबान में बात हो रही हो, हमारी ही अपनी उसमें हो, तो फिर हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रैस्प कर लेते हैं। सो अगर आप यही चीज़ सारी की सारी आपको इंग्लिश में ही कन्वे की जाए तो वो उतना लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, स्टूडेंट्स के लिए, और उतना ज़्यादा उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। तो जब बाइलिंगुअल लेक्चर हो या उर्दू में एक्सप्लेन की जा रही हो इंग्लिश के साथ साथ चीज़ें, तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है और उनका जो ग्रेस्पिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उस चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, थोड़ा से अटेंशन के साथ उस चीज़ को सुनते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है उनको बेहतर तरीके से हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट गोल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड और हाउ साइकोलॉजिस्ट हैव अचीव देयर गोल्स इन dealing with people. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.